हमारे देश के राज्य उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी कई सारे एक्सप्रेसवे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें से अगर हम मेजर एक्सप्रेसवेज की बात करें तो एक है यमुना एक्सप्रेसवे और दूसरा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। इन दोनों से ही यूपी को इकोनॉमी और ग्रोथ में काफी मदद मिल रही है और अब बनाया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कि आखिर ये एक्सप्रेसवे क्यों बनाया जा रहा है और इससे यूपी और हमारे देश को क्या लाभ होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे अभी बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसे कि मेरठ से प्रयागराज के बीच में बनाया जा रहा है। इस मेजर प्रोजेक्ट को UPEIDA बना रही है, जिसे बनाने में लगभग 37,000 करोड़ रुपए लगेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए गुजरेगा और अभी से ही इसको फ्यूचर में एक्सटेंड करने के भी प्लान बन गए हैं, जिसमें ये वेस्ट में हरिद्वार और ईस्ट में बलिया तक कवर करेंगे। अभी इस प्रोजेक्ट में काफी तेजी से काम चल रहा है और अगले साल तक इस एक्सप्रेसवे की खुलने की भी उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी बल्कि एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन जाएगा यूपी में और कई नई इंडस्ट्रीज भी आएंगी इसके आसपास, ताकि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। पहले बने यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ने इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाई है रीजन की लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करके। इसके अलावा गंगा पर आने वाले रेगुलर फ्लड्स को कंट्रोल करने में भी ये एक्सप्रेसवे मदद करेगा। वो इसलिए क्योंकि इसके एम्बैंकमेंट को कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि फ्लड्स का पानी आसपास के रीजन या गाँव तक न पहुँच सके। अब इस एक्सप्रेसवे को बनाने के पीछे का रीजन जानने से पहले हमें यूपी के इकोनॉमी के बारे में जानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनसंख्या के साथ ये स्टेट देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है। गंगा के आसपास का एरिया, जिसे हम इंडो गंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं, ये दुनिया में सबसे फर्टाइल एरिया में से एक है। इसमें इंडस रिवर के एरियाज भी आते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के एरियाज भी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का बर्थ प्लेस भी है और साथ में दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को पालने का भी काम किया है। अब आप बोलेंगे भैया कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इतने बड़े एरियाज में जो प्लेन्स है वो दुनिया के सबसे ज्यादा फार्म होने वाले एरियाज में आते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा क्रॉप यहाँ पर उगाई जाती है, जैसे राइस और वीट, जिस कारण ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। ये एक बड़ा कारण है इंडिया की पॉपुलेशन का। अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो ज्यादातर टाइम में इंडिया ही सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होती थी। आज भी हमारे देश की ज्यादातर पॉपुलेशन इसी रीजन में रहती है और यूपी की मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर में काम करती है। साल 2020-21 में 5.8 करोड़ टन अनाज यहीं से आया था, जो कि पूरे देश का ऑलमोस्ट 90% था। वीट और राइस के अलावा और भी कई तरह के अनाज यहाँ पर उगाए जाते हैं। अब इन सब के अलावा कई इंडस्ट्रीज भी हैं यूपी में, जैसे कि माइनिंग, मैग्नीशियम, कॉपर, जिप्सम, कोल जैसे रिसोर्सेज मौजूद है विंध्या माउंटेन रीजन में। यूपी में हैवी इंडस्ट्रीज ज्यादातर मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर और मिर्जापुर जैसे एरियाज में है। मथुरा रिफाइनरी इकलौती ऑयल रिफाइनरी है पूरे स्टेट में और ये हमारे देश की 6th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है स्टेट की इकोनॉमी में। लाखों पावर और हैंडलूम मौजूद है मोस्टली ईस्टर्न रीजन में, जैसे वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर और प्रयागराज। मेन प्रोडक्ट्स जो यहाँ बनते हैं वो है शॉल्स, हैंकरचीफ एंड लुंगी। राइस मिल्स और दाल मिल्स के अलावा स्टील, फर्नीचर और सीमेंट प्रोडक्शन के कई सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं, जिनका रॉ मटेरियल मोस्टली कानपुर और आगरा से आता है। कई ऐसे मेजर सिटीज और टाउन है जो उभर कर आए हैं, जो इंडस्ट्रीज में काफी अलग जगह बनाते हैं, जैसे मेरठ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन का हब है दिल्ली NCR के करीब होने की वजह से। इसके अलावा टायर, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर और पब्लिशिंग में भी काफी मशहूर है मेरठ। ये एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट में से भी एक है। साथ ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है देश का। 15 लाख की पॉपुलेशन और दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर होने से भी मेरठ को काफी फायदा मिलता है। कई सारे लोग ट्रेवल करते हैं इन दोनों शहरों के बीच, इसलिए इस एक्सप्रेसवे को NCR के अंदर भी इंक्लूड करने का डिसाइड किया है अथॉरिटीज ने। वाराणसी वूवन और एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल के लिए वर्ल्ड फेमस है, स्पेशली बनारसी साड़ी। वहीं लखनऊ चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है। आज उत्तर प्रदेश देश का 15% से भी ज्यादा फैब्रिक बनाता है और 30% आर्टिसंस को एम्प्लॉय भी करता है देश में। मुरादाबाद अपने ब्रास वर्क के लिए भी जाना जाता है। कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे एल्युमिनियम आर्ट वर्क्स, वुड वर्क्स और ग्लास वेयर्स के लिए फॉरेन मार्केट में भी डिमांड है, जिससे इसमें हर साल 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही कारपेट्स, पॉटरी और टॉयज जैसे हैंडीक्राफ्ट भी सक्सेसफुल इंडस्ट्री उभर कर आई है। प्रयागराज के पास भारत पेट्रोलियम, जो देश की सबसे बड़ी स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है, वो एक 70 लाख टन पर एनम वाले रिफाइनरी बना रहे हैं 6,200 करोड़ रुपए में। इलाहाबाद बैंक, जो 1865 में शुरू हुआ था सिटी में, वो अब इंडियन बैंक का पार्ट है। दूसरी मेजर कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITI लिमिटेड, रेमंड सिंथेटिक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SCL टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान केबल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान लेबोरेटरीज भी ऑपरेट करती हैं। उत्तर प्रदेश को नॉर्थ इंडिया का IT हब भी कहा जाता है, जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटका के बाद। IT इंटरप्राइजेस ज्यादातर NCR के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में मौजूद है और कुछ कानपुर और लखनऊ में भी है। नोएडा के फिल्म सिटी में सबसे बड़े TV न्यूज ब्रॉडकास्ट भी हैं और इन्हीं सब इंडस्ट्रीज को बेहतर कनेक्ट करने में काम करेगा गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी में कुछ और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे नोएडा टू ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना
यमुना एक्सप्रेसवे। इन दोनों के आसपास कई आईटी और आईटी कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई है बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से। यूपीआईडीए के अकॉर्डिंग सिर्फ इन दोनों एक्सप्रेसवे की वजह से 30 से 40% मोबाइल फोन्स इधर ही बनाए जाते हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे के पास जेवर एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है ताकि लोगों को दिल्ली और आगरा तक इजी एक्सेस मिल सके। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ के बीच एक एक्सप्रेसवे रिसेंट में खोला गया और एक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन RRTS भी बनाई जा रही है। प्लान्स के हिसाब से गंगा एक्सप्रेसवे को इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के साउथ में खरकौड़ा से NH 334 से शुरू होगा, फिर आगे हापुड़ के पास जाकर गंगा नदी को क्रॉस कर जाएगा और एंड तक ये एक्सप्रेसवे नदी के नॉर्थ ईस्ट साइड पर ही रहेगा। बीच में संभल, बरेली, कानपुर और रायबरेली के पास से होता हुआ प्रयागराज के नॉर्थ में सराओं के पास NH 19 पर खत्म हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा, जिसे यूपीआईडीए बनवा रही है 37,000 करोड़ रुपए की लागत से। मेरठ में एक्सप्रेसवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ का एरिया इंडस्ट्रीज के लिए रखा जाएगा। वैसे ये गंगा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट काफी पुराना है। साल 2008 में इसे ईस्ट और वेस्ट यूपी को जोड़ने के लिए प्रपोज किया गया था, जिसकी लंबाई आज के गंगा एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट के हिसाब से भी ज्यादा थी, लगभग 1000 किलोमीटर। साल 2008 में इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था, लेकिन पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में एक दशक तक कोई काम नहीं हो पाया। कई सारे चैलेंजेस जैसे फंड्स में कमी, इन्वायरमेंटल इश्यू, जमीनी कार्रवाई जैसे प्रॉब्लम्स आए, जिससे ये लगने लगा था कि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। लेकिन अब फिर से इस पर काम शुरू कर दिया गया है। जब सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व की गई, तब जाकर साल 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया और अभी तक 50% से भी ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन में इसे 12 पैकेजेस में बांटा गया, जिसमें अलग अलग टेंडर्स निकले थे। इसमें से 3 टेंडर IBR इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है और 9 अडानी ग्रुप्स के पास। पूरे 37,000 करोड़ रुपए में से 9,500 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन में लगाए गए और बाकी कंस्ट्रक्शन में। अब इस एक्सप्रेसवे को बनाने के बाद यूपीआईडीए इसे एक्सटेंड करने का भी सोच रही है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से हरिद्वार तक नगीना से होते हुए जाएगा, जिसकी लंबाई होगी लगभग 150 किलोमीटर। और वहीं दूसरी ओर ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज से बलिया तक वाराणसी से होते हुए जाएगा, जिसकी लंबाई होगी लगभग 250 किलोमीटर। इन दोनों के बाद गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 1000 किलोमीटर टच कर जाएगी और पूरे स्टेट में जुड़ जाएगी, वेस्ट में उत्तराखंड से और ईस्ट में बिहार तक। इस पूरे रूट में गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के साथ ही चलेगा। अब अगर मैं इस एक्सप्रेसवे से होने वाले फायदे या उसके रिजल्ट या फिर उसके कंक्लूजन की बात करूं, तो इससे इन एरियाज में ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म और रियल एस्टेट में काफी फायदा मिलेगा। साथ ही कई पुराने हाईवेज पर ट्रैफिक भी कम होगा। अब गंगा किनारे हर साल हमको फ्लड्स देखने को मिलते हैं, जिससे लोगों की फसल खराब हो जाती है, तो लोगों के घर डूब जाते हैं, तो कई लोग मारे जाते हैं। ये एक्सप्रेसवे कई एरियाज में फ्लड्स को रोक सकता है, जिससे उनकी फसल को बचाया जा सकता है और उनके घरों को बाढ़ से डूबने से भी रोका जा सकता है। और इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे के और भी कई सारे फायदे हो सकते हैं। अब काम के वक्त इसमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, जैसे एनवायरमेंट का नुकसान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब स्टडी करवा कर देखा कि कितना नुकसान होगा इससे, जिसकी वजह से कई सालों तक काम बंद पड़ा रहा, जिसके बाद दोबारा से कुछ इम्प्रूवमेंट करके परमिशंस लिए गए और काम को फिर से शुरू किया गया और अब इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने का पीछे का रीजन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।